स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो न्यू बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस चैप्टर नंबर 4 कि आज हम लोग जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की जो है थ्योरी वगैरह पढ़ी, सारे के सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़े। आज हम लोग जो है इस चैप्टर के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का हमारे पास जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो ये है 4.1। 4.1 है हमारे पास कि 1 kg मैस हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जॉल, यानी कि हमारे पास एक मैस है जो कि 1 kg है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जॉल है रिलेटिव टू द ग्राउंड के रिलेटिव व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ, यानी कि वो कितनी हाइट के ऊपर होगी। वो मैस जो है वो 1 kg मैस है, वो कितनी जॉल उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि एक हमारे पास मैस है 1 kg का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर 1 जॉल है तो कितनी हाइट के ऊपर जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है 1 जॉल होती है। स्टूडेंट्स, हमें जो है वो मैस दे दिया गया है। मैस हमारे पास क्या है? मैस जो है हमारे पास 1 kg है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो 1 जॉल है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1 जॉल है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हाइट फाइंड आउट करनी है कि 1 kg मैस की कितनी हाइट पर जाके 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल होती है। हम लोगों ने जो है वो हाइट फाइंड करनी है। हाइट, इस वजह से हाइट को सेपरेट करना है। ये mg जो है वो हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg आ जाएगा हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1 है। मैस हमारे पास जो है वो भी 1 kg है। जो हमारे पास g है वो उसकी वैल्यू 9.8 है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करते हैं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो हाइट आती है वो हमारे पास 0.102 मीटर आती है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो MCQs है वो हमारे पास 0.102 मीटर है। तो MCQs जो है ए वो हमारे पास करेक्ट MCQs है, क्योंकि वहाँ पे हमें करेक्ट हाइट दी गई है 0.10 मीटर। इसको हम लोग फिर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि एन आयरन स्फेयर, यानी कि हमारे पास एक आयरन की बॉल है हुज मैस इज़ 30 kg, जिसका मैस 30 kg है, हैज़ द सेम डायमीटर, और उसका जो डायमीटर सेम है एज द एल्यूमिनियम स्फेयर, यानी कि आयरन के स्फेयर और एल्यूमिनियम का जो स्फेयर है उनका डायमीटर सेम है। आयरन के स्फेयर का जो मैस है वो 30 kg है, एल्यूमिनियम के स्फेयर का जो मैस है वो 10.5 kg है। द स्फेयर आर स्मोटेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, यानी कि हम लोग जो है वो एक हाइट के ऊपर से जो आयरन की बॉल है और जो एल्यूमिनियम की बॉल है उसको दोनों को फेंकते हैं। व्हेन दे आर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड से जो है 10 मीटर की हाइट पे हो, दे हैव आइडेंटिकल, तो वो उनमें जो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल होगी। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक आयरन स्फेयर है जिसका मैस है 30 kg। ठीक है, एक आयरन स्फेयर का मैस है 30 kg, और जो हमारे पास एल्यूमिनियम स्फेयर है उसका मैस है 10.5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आयरन स्फेयर का और हमारे पास एल्यूमिनियम स्फेयर का जो डायामीटर है वो हमारे पास सेम है। तो मतलब कि हम लोगों ने 10 मीटर की हाइट के ऊपर से जो है वो दोनों को फेंका है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए हम लोगों ने एक सेम हाइट से इन दोनों बॉल्स के ऊपर फेंका है, सेम हाइट से फेंका है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो दोनों के ऊपर सेम ही लग रही है। अगर चाहे इसका मैस 30 kg है, चाहे इसका मैस 10.5 kg है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो हमारे पास वो तो सेम ही है। इस वजह से इनका जो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि ये बॉडी मूव कर रही है, हम लोगों ने इसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो मूव करके ही नीचे ही आएंगी, तो मूव करने की वजह से इनमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच रही है। तो फिर इनमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो फिर इन दोनों में जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमारे पास सेम होगी वो इसका एक्सीलरेशन होगा।
नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखें, मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर भी मैथ की प्रॉपर्टी आती है, तो जहाँ पर मैथ की प्रॉपर्टी आ जाए, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमारे पास मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो फिर इन दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम तो सेम नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हमारे पास mgh है, यहाँ पर भी मैथ की प्रॉपर्टी आ रही है, तो यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यहाँ पर भी मैथ का फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी 1/2 mv² है, वहाँ पर भी m का फैक्टर आता है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो हमारे पास MCQs A है, वो हमारे पास करेक्ट MCQs है कि दोनों बॉल्स का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास सेम होगा। MCQs 4.3 है हमारे पास का बॉडी एट रेस्ट में है, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अवेल करेगी, स्पीड करेगी, वेलोसिटी करेगी, मोमेंटम करेगी या एनर्जी करेगी। तो स्टूडेंट्स देखें, स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। बॉडी जो है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन हम बॉडी ने अगर किसी टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करना है तो जाहिर सी बात है उसको मूव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा कि बॉडी रेस्ट में है, तो ये वाली बॉडी जो है वो स्पीड अगर रेस्ट में होगी तो उसके पास स्पीड तो बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि बॉडी ने जो है वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तब देखें स्टूडेंट्स, बॉडी को जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए भी जो है मूव करना पड़ेगा, लेकिन बॉडी रेस्ट में है, तो यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके पास वेलोसिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम जो है हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यानी कि बॉडी कितनी तेज़ी के साथ मूव कर सकती है, वो हमारे पास उस बॉडी का मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम अगर किसी बॉडी के पास अगर हम लोग कहें कि इस बॉडी का मोमेंटम इतना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग बॉडीज़ जो है मोमेंटम रखेंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बॉडी रेस्ट में है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs बच गया D, जो कि है एनर्जी, यानी कि अगर मैं इस पॉइंटर को किसी हाइट के ऊपर लेकर जाकर होल्ड कर लूँ, तो उस हाइट के ऊपर जाने की वजह से इस पॉइंटर की जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यानी कि इस बॉडी ने जो प्रॉपर्टी पोसेस की है वो एनर्जी है, यानी कि अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास जो है वो एनर्जी होगी, चाहे क्योंकि वो किसी पोजीशन पे है, यानी कि वो रेस्ट में है, वो अपनी किसी पोजीशन पे जो है वो कायम है, इस वजह से उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास एनर्जी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है 4.4 के हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट हिज हाइस्ट पॉइंट। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ चाइल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। स्टूडेंट्स इस MCQs में हमने हमसे कहा है कि ये एक झूला है, ठीक है, यहाँ पर ये एक बच्चा बैठा हुआ है और ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और ये झूला जो है वो जब लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, ग्राउंड से लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तब उसकी जो हाइट है वो 0.5 मीटर है, ठीक है, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, देखें झूला कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी दरमियान में रुकता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी हाइट होती है उन्होंने हमें बताई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, जब ये झूला जो है वो जब इस हाइट के ऊपर जाएगा तो इसकी जो एनर्जी ये प्रोसेस करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। दोबारा जब ये यहाँ पर सेंटर में आएगा तब इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो जब दोबारा ये इस हाइट पे जाएगा, यानी कि किसी पोजीशन पे जाएगा, तो अब उसकी एनर्जी जो है दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, उसकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है, यानी कि झूले की हाइट में भी चेंज आ रहा है। पहले ये इस हाइट पे थी, फिर इस हाइट पे आ गई, फिर इस हाइट पे चलेगी, फिर दोबारा इस हाइट पे आ गई, तो यानी कि इसकी हाइट में जो है वो चेंज आ गया है। तो हमारे पास इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो हाइट में चेंज आया है वो डेल H इज इक्वल टू 1.5 नेगेटिव 0.5 मीटर है, जो कि 1 मीटर के इक्वल है, यानी कि जो हाइट में चेंज आया है हमारे पास वो 1 मीटर के इक्वल है। पहले जो झूला था वो, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे उसकी हाइट जो है वो 0.5 मीटर है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो अब देखिए, झूला पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पे चला गया हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पे जाके उसकी हाइट 1.5 मीटर आ गई, फिर लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, वहाँ पे उसकी हाइट जो है वो 0.5 मीटर होगी, और यानी कि उसकी जो हाइट में चेंज आया है वो 1 मीटर है। तो हम लोग कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो mgh की इक्वल होती है, लेकिन हाइट चेंज हो रही है, यानी कि हाइट की वैल्यू एक नहीं, हमारे पास हाइट की वैल्यू दो है, हाइट चेंज हो रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ये लोएस्ट पॉइंट पे है, इसलिए हमारे पास इस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mg डेल h की इक्वल होगी। अब इस झूले के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² की इक्वल होती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो है जब झूला जो है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है और ग्राउंड से उसकी हाइट जो है 0.5 मीटर होती है। पोटेंशियल एनर्जी जब वो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, लेकिन जब वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, तब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तब वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है। जो ये जो झूला है जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है। इस वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल होती है। यहाँ पर हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हाइट लोएस्ट पॉइंट पे हाइट 0.5 मीटर थी, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट 1.5 मीटर थी, हाइट चेंज हो रही है, यानी कि एच जो है वो हम लोग उसको डेल एच लिखेंगे जो कि 1 मीटर के इक्वल है। अब देखिए हम लोग अगर इन दोनों साइड्स को जो है m से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये m जो है कैंसिल हो जाएगा और 1/2 v² इज इक्वल टू g डेल h की इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्पीड, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि वो झूले की मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है जिसके ऊपर चिल्ड्रन बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने जो है वो v² को सेपरेट करना है, तो v² इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पर 1/2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2g डेल h आ गया। तो v का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g डेल h के इक्वल आ गया। तो हमारे पास अगर हम लोग 2 जो है g की वैल्यू पुट करें 9.8 है, डेल h की वैल्यू पुट करें हमारे पास 1 मीटर है। तो अगर हम लोग इसको सोल्ड आउट करें, कैलकुलेटर पे सोल्ड आउट करें, तो हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास स्पीड जो है हमारे पास 4.4 मीटर पर सेकंड की इक्वल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट MCQs कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो MCQ ऑप्शन बी जो है हमारे पास इस MCQs का ये करेक्ट MCQs है कि झूले की जो चाइल्ड की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो हमारे पास 4.4 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि वो बच्चा झूले के ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी जो हाइट है वेरी कर रही है, कभी वो हाईएस्ट पॉइंट पे वो 1.5 मीटर होती है, लोएस्ट पॉइंट पे वो 0.5 मीटर होती है। लोएस्ट पॉइंट पे वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहा होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रहा होता है। इस वजह से वो जो मैक्सिमम स्पीड होती है इस वजह से जो चाइल्ड की वो 4.4 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो MCQs नंबर जो है 4.5 वो ये है कि हमारे पास व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने जो है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका है एंड देन फॉल्स बैक्स टू द ग्राउंड, फिर ये बॉल जो है दोबारा ग्राउंड की तरफ आती है। विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव इन दिस सिनेरियो, कि हम लोग जो है वो इस सिनेरियो में कौन सी फोर्स कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्टूडेंट्स हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ऐसी फोर्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। और क्लोज्ड पाथ में वो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन करती हैं वो हमारे पास 0 होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस द फोर्सेस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड इन क्लोज्ड पाथ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो इस सारे MCQs में हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पास वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि बॉल जो है वो अगर इस तरह से भी आए नीचे या इस तरह से वेवी फॉर्म में भी मूव करती करती नीचे आए तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही होती है वो सेम होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही कि पाथ कौन सा फॉलो किया है बॉल ने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बस बॉल को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 4.6 अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास वर्क एनर्जी
प्रिंसिपल जो हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोशन में, तो बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास जो वर्क डन, आपको पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में जो वर्क होता है हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो ए वाला है और ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है एमसीक्यूज नंबर 4.7 है हमारे पास कि पावर ऑफ लैम्प इज़ 6 वाट, यानी कि हमारे पास एक लैम्प है, उसकी जो पावर है वो 6 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज अ लैम्प गिव्स आउट इन 2 मिनट्स, यानी कि एक लैम्प है उसकी पावर 6 वाट है, तो वो लैम्प जो है वो कितनी एनर्जी देगा इन 2 मिनट्स में। देखिए हमारे पास जो पावर दी गई है, हमें यहाँ पर जो पावर है हमारे पास वो हमारे पास 6 वाट है, ठीक है। और जो हमारे पास लैंप ने एनर्जी दी है, कितने टाइम में एनर्जी गिव आउट की है, उसने जो टाइम भी दे दिया है हमें वो है 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट हमें जो है लैंप ने एनर्जी दी है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि 2 मिनट में उस लैंप पर जिसकी पावर 6 वाट है उसने 2 मिनट में कितनी एनर्जी दी है। पावर का फार्मूला होता है हमारे पास W/T, ठीक है, यानी कि हम किसी भी बॉडी ने कितने टाइम में कितना वर्क किया है। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो वर्क है उसका यूनिट होता है जॉल। एनर्जी जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है जो कि लैंप ने 2 मिनट में दी है उसका यूनिट भी है जॉल। तो वर्क की जगह हम लोग जो है वो एनर्जी लिख सकते हैं, तो हमारे पास P = E/T आ जाएगा। एनर्जी की जो डिफाइन है वो ये है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि एक बॉडी जो है वो कितनी तेज़ी से कितना वर्क कर सकती है। तो हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इस वजह से एनर्जी को सेपरेट कर लेंगे। टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E = PT आ जाएगा। हमारे पास पावर जो है हमारे पास वो 6 वाट है, टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास 12 जॉल आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो इस MCQs को इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखना। अभी आप लोगों ने जो है एक मिस्टेक नोट की कि मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। यहाँ पर जो हमारे पास 2 मिनट था, यानी कि जो टाइम का ऐसा यूनिट वो सेकंड है, हम लोगों ने यहाँ पर मिनट की जगह सेकंड पुट करना है। अक्सर स्टूडेंट इस तरह जल्दी जल्दी सोल्व करके जो है 12 जॉल पर लगा देते हैं। हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर पहले ऐसे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, फिर जो है हम लोगों ने फार्मूलाज में पुट करना है। अब 2 मिनट्स हैं, हम लोग इस 2 मिनट्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारे पास जो है वो 120 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो 120 पुट करेंगे तो जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास 720 जॉल आ जाएगी। तो यही हमारे पास जो 720 जॉल है ये हमारे पास एक करेक्ट MCQs है कि पावर ऑफ लैम्प इज़ 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज अ लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट्स। तो हमारे पास जो लैम्प जो है वो जिसकी पावर 6 वाट है वो 2 मिनट में 720 जॉल एनर्जी गिव आउट करता है। तो ये हमारे पास D वाला MCQs है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है 4.8, अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर 3000 जॉल ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पास एक ड्राई बैटरी है वो 3000 जॉल ऑफ एनर्जी डिलीवर करती है टू 2 वाट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर को, यानी कि हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर है 2 वाट की, ठीक है, और एक ड्राई बैटरी है उसको 3000 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करती है बिफोर द बैटरी इज़ एग्जॉस्टेड। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बैटरी रन, यानी कि बैटरी जो है वो उस बंद करने से पहले कितने मिनट के लिए बैटरी जो है रन करेगी। बैटरी जो है वो 3000 जॉल ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रही है 2 वाट की स्मॉल मोटर को, ठीक है। 3000 जॉल जो एनर्जी वो प्रोवाइड कर रही है एक ऐसी स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर को जिसकी पावर जो है वो 2 वाट है। लेकिन जब हम लोग बैटरी को बिफोर द बैटरी इज एग्जॉस्टेड, यानी कि बैटरी को बंद करने से पहले फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बैटरी रन, यानी कि बैटरी जो है वो कितने मिनट के लिए रन करेगी ताकि वो जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी पावर 2 वाट है उसको 3000 जॉल एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो एनर्जी हमें दे दी गई है, एनर्जी हमारे पास क्या है 3000 जॉल, ठीक है। पावर हमारे पास क्या है 2 वाट। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पावर जो है वो E/T के इक्वल है। टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है तो टाइम जो है वो टाइम को सेपरेट करना ज़रूरी है।
तो हम लोग जब टाइम को इधर लेकर जाएंगे P इधर आ जाएगा, T इज इक्वल टू E ओवर P। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है 3000 जॉल। T इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम लोगों ने इसको कैंसिल किया 2 1 इज 2, 2 5 10, तो टाइम जो है हमारे पास 15 सेकेंड आ गया। लेकिन हम यहाँ पर MCQs में जो है टाइम जो है वो मिनट्स में दिया गया है, तो इस 15 सेकेंड्स को आपने जो है मिनट्स में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 1 सेकेंड्स में 1/60 मिनट होते हैं। इसलिए 1500 को हम लोग 60 से जो है वो डिवाइड करवा देंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 होता है एंड 6 5 30। तो टाइम जो है हमारे पास 25 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि बैटरी जो है वो 20 मिनट के लिए रन करती रहती है, ताकि वो 2 वाट की जो स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर है उसको 3000 जॉल जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है 4.9, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m आफ्टर ट्रैवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि हमारे पास एक मैस है, उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड की है बाय मैस ट्रैवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। यानी कि हमारे पास एक मैस है, पहले वो रेस्ट में था तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब उसकी कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स जो है हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि देखें हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो हमारे पास जो है वो 0 होगी, और जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ना कुछ होगी, और जो फोर्स है हमारे पास वो हमारे पास कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट डी भी दिया हुआ है हमें कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डी है, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, पहले वो रेस्ट में थी, फिर उसने काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस की, तो फिर वो मोशन में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और जिस फोर्स के साथ उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो फोर्स कांस्टेंट थी। तो यानी कि जो उसने वर्क डन किया वो तो हमारे पास F और D के इक्वल था। वर्क डन जो है उसका उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। उसने जो वर्क डन किया है उस वर्क डन करने की वजह से पहले बॉडी रेस्ट में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन बाद में जो है उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस की, क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वर्क डन होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इसलिए वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वर्क डन जो है वो हमारे पास FD की इक्वल आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो बॉडी कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगी, यानी कि उसने जो उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करके जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इस वजह से उसकी कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें यहाँ पर फोर्स ऑफ और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कोई भी मास का फैक्टर नहीं है जो कि हमें ऑप्शंस में दिया गया है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस की है acquired by a mass after traveling a fixed distance from rest under the action of constant force is directly proportional to independent of mass। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो mass पे इंडिपेंडेंट है, mass पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास mass का फैक्टर है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला MCQs है वो ये है कि बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of force 5 न्यूटन फोर्स। यानी कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, डिस्टेंस जो है उसका 10 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। जो फोर्स है वो हमारे पास 5 न्यूटन है। द वर्क डन इज़ 25 जॉल, और हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास 25 जॉल है। द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इजी। यानी कि हमारे पास फोर्स ने जो एंगल बनाया है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के साथ वो हमारे पास क्या है। यानी कि स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पर लिखा कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, और
यानी कि अगर बॉडी जो है इस साइड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है और वर्क डन आपको पता है कि एफ डॉट डी के इक्वल होता है, जिसको हम लोग जो है वो एफ डी कॉज थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें वर्क हमारे पास जो है वो 20 जाउल है और हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास उन्होंने दी है 5 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है 10 मीटर और कोज थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 और 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 15 आ जाएगा, सॉरी, यानी कि फिर हमारे पास 25 जाउल इज इक्वल टू 15 कोज थीटा आ जाएगा। हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है कि जो एंगल बना है कि बॉडी ने 25 जॉल वर्क डन किया है, फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन थी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो था 10 मीटर था, तो फिर हमारे पास एंगल कितना बना, तो फिर हम लोग जो कोस थीटा के साथ ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25/15 जो है वो इज इक्वल टू कोस थीटा आ जाएगा। तो MCQ 4.10 में हमारे पास जो था वर्क डन जो था वो आपको पता है कि एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है थीटा फाइंड करना है, इसलिए एफ डी जो है वो वर्क के नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा जो है वो हमारे पास W/FD आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर वर्क की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास 25 जाउल है, फोर्स जो है हमारे पास 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कॉस थीटा जो है वो हमारे पास 25/5 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, तो हमारे पास 5 5 25 इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 1 इज़ 5 और 5 2 इज़ 10, तो हमारे पास जो हम कोज थीटा होगा वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने थीटा फाइंड करना है, इस वजह से कोज यहाँ पर इधर आकर कोज इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कोज इन्वर्स 1/2। कोस इन्वर्स की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कोस इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आती है 60 डिग्री, तो हमारे पास ये 60 डिग्री जो है वो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।